नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 इतिहास का पहला अध्याय ईंट, मनके एवं अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा नामक पुरा स्थल का सबसे पहला संज्ञान 1856 ईस्वी में उस समय यह स्थल प्रकाश में आता है जब कराची से लाहौर के बीच, कराची से लेकर के लाहौर के बीच, कराची से लाहौर, ये पाकिस्तान के दो शहर हैं, वर्तमान में पाकिस्तान पड़ते हैं, उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। कराची से लेकर लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौरान जब हड़प्पा में लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था तो वहाँ से बहुत सारे पुरावशेष अस्तित्व में आए, जिसमें ईंट, मनके, मृद्भांड और मोहरे प्राप्त हो रही थी। इन पुरावशेषों को तत्कालीन पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, उस समय के तत्कालीन जो पुरातत्ववेत्ता थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी मानते हैं। इन्होंने उन पुरावशेषों का अध्ययन किया, लेकिन वो इसकी प्राचीनता को नहीं समझ पाए और उन्होंने उन पुरावशेषों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आगे चल करके 20वीं शताब्दी में सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसके अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खोज की है। मोहनजोदड़ो। इन दो पुरास्थलों के पर हुए उत्खनन कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि ये दोनों स्थल किसी एक ही सभ्यता से या किसी एक ही संस्कृति से संबंधित रहे हैं। इसी के आधार पर आगे चल करके 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल महोदय ने पूरे दुनिया के सामने इस बात की घोषणा की कि सिंधु घाटी में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। इस प्रकार 1924 ईस्वी में पूरी दुनिया को इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। इस सब खोज के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको बताना है दयाराम साहनी। कब की? 1921 में। ठीक, ये था हमारा खोज। अब आगे हम पढ़ेंगे विस्तार। अगला टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे विस्तृत सभ्यता है। यह वर्तमान के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। ये जो वर्तमान के 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में फैली सभ्यता थी। इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है, अगर हम इस तरह से देखने का प्रयास करें, ये उत्तर होता है ऊपर की तरफ,
ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सबसे उत्तरी जो भी छोर है वो है मांडा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी बिंदु है दायमाबाद। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पूर्वी छोर जो है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी छोर जो है वो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये पड़ता है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, उस प्रांत में ये पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं सबसे उत्तरी छोर जो है मांडा, सबसे दक्षिणी छोर दायमाबाद, सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी छोर है सुतका गेंडोर। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम को लेकर के इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार क्षेत्र है 1600 किलोमीटर। ये लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है। इस पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज अगर आप देखें तो भारत की जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 32 लाख के समथिंग है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल सभ्यता थी प्राचीन काल में ही भारत में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। कालक्रम यानी कि समय, इसकी तिथि को लेकर के क्या चर्चा है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम एक विवादित विषय रहा है। इसकी एक निश्चित समय तिथि अभी तक विद्वानों ने नहीं बताया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय तिथियां बताई हैं, जिसमें से कुछ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला जो तिथि है वो दिया गया है 3250 से लेकर के 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ये तिथि दिया है मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर इन्होंने सुमेरिया सभ्यता के समानता तथा ऋग्वेद के आधार पर यह तिथि निर्धारित की है। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 2350 से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यह तिथि दिया गया है डीपी अग्रवाल द्वारा। डीपी अग्रवाल इन्होंने रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर यह तिथि निर्धारित किया है। चौथी और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बताएंगे वो तिथि है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ये तिथि जो है आपको आपके पुस्तक एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको जो याद करना है वो ये तिथि याद करना है 2600 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का कालक्रम माना गया है। ये कोई निश्चित तिथि नहीं, लेकिन एक अनुमान के आधार पर यही माना जाता है और आपको यही तिथि अभी याद करना है। पहला जो था आपका मार्शल मॉडर्न दिया था
2350 से लेकर के 2785 ईसा पूर्व के आधार पर। ये तिथि भी सुमेरिया सभ्यता के समानता के आधार पर ही दी गई थी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नामकरण को लेकर के, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम क्यों दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला नाम है वो है, फिर हो गया हमारा अगला टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यह नाम दिया गया है मार्शल महोदय द्वारा। मार्शल महोदय ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा, क्योंकि सबसे पहला ज्ञात पूरा स्थल जो था वो हड़प्पा था। इसी के आधार पर इस पूरे सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि पहला ज्ञात स्थल जो था वो हड़प्पा था। और ये एक परंपरा सी रही है पुरातत्ववेत्ताओं के बीच कि किसी नए सभ्यता के यदि उसके नाम को लेकर के, तो सबसे पहला जो ज्ञात पूरा स्थल होता है उसी के आधार पर उस सभ्यता को नाम रखने की परंपरा चली आई है। दूसरा जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता के अनेक पुरास्थलों का उत्खनन कार्य कराया गया तो पाया गया कि ज्यादातर जो पुरास्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने कहा कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, जिसमें मार्शल महोदय भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने ये नाम सुझाया था कि इस प्राचीन सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने, क्योंकि ज्यादातर पुरास्थल जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटियों में ही मिले हुए थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता भारत में सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग जो है इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। कांसा जो है वो तांबा और टीन, इसके मिलाने से कांसा बनता है। तांबा और टीन के मिलाने से एक मिश्रित धातु बनती है जिसे हम कांसा कहते हैं, जो कि तांबे की अपेक्षा कठोर होता है। इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो है हड़प्पा वासियों ने ही किया था, इसलिए कुछ विद्वान इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। चौथा जो नाम है वो है सरस्वती घाटी सभ्यता। बाद में जब उत्खनन कार्य हुए, आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान में अलग अलग, आजादी यानी कि 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान में अलग अलग पूरा क्या कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए, तो पाया गया कि भारत में जब उत्खनन कार्य तेजी से किया गया तो ज्यादातर पूरा स्थल जो है वो सरस्वती नदी घाटी के पास में। सरस्वती नदी घाटी आज तो विलुप्त हो गया है। वर्तमान में जो घग्गर नदी है, वर्तमान में हरियाणा में नदी बहती है, हरियाणा और राजस्थान में घग्गर, इस नदी को प्राचीन नाम माना गया है कि यही प्राचीन जो है सरस्वती नदी थी। तो इसी नदी घाटी के आसपास जो है बहुत ज्यादा इलाका जो है पुरातत्व स्थल मिले हैं, जिसके कारण जो है इस सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है। आप जानिए कि लगभग 80% जो पुरास्थल हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर के हैं, सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर के हैं। इस और ज्यादातर जो है वो सरस्वती घाटी में ही मिले हुए हैं, इसलिए ये नाम दिया गया
कि इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाए। लेकिन इन सभी नामों में यदि हम देखें तो सब